हेलो स्टूडेंट, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, उसको कैटेगराइज किया था और उसके बाद हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म को डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें डिटेल में देखना है। तो उसमें से मैंने टॉपिक लिख रखा है, आप देख सकते हैं। तो आज का डिस्कशन हमारा किस पे होगा? ग्रोथ पे। ग्रोथ के बाद इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिस्पॉन्स, कॉन्शियसनेस को और रिप्रोडक्शन को, है ना। ये तीन टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्रोथ को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं। देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो ग्रोथ के दो आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक बॉडी मास में इंक्रीमेंट होना, यानी बॉडी मास का बढ़ना, यानी बॉडी वेट का बढ़ना कह लीजिए, या बॉडी साइज का बढ़ना कह लीजिए, या बॉडी का वेट बढ़ना कह लीजिए, या उसका वॉल्यूम बढ़ना कह लीजिए। मतलब वॉल्यूम, साइज, वेट तीनों की अगर आप बात करते हैं तो फाइनली आप बात किसकी करते हैं? बॉडी मास का बढ़ना। ठीक है, दूसरा ग्रोथ को हम लोग किस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं? वो है इंक्रीज इन नंबर। नंबर बढ़े तो भी हम बोलते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए दो इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए ग्रोथ के, एक बॉडी मास का बढ़ना और दूसरा या फिर नंबर में इंक्रीमेंट होना। ठीक है, तो ये हमारा ग्रोथ है। अब चूंकि ग्रोथ में हम बेसिकली इंक्रीज को देख रहे हैं, है ना, इसीलिए ग्रोथ जो है वो आपका दोनों में मिलेगा। किस में मिलेगा? देखिए, ग्रोथ इज फाउंड इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसे देखने को मिलेगी? देखिए, एग्जांपल ले ले रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर आप बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ काफी क्लियर यानी स्पष्ट होता है, जबकि नॉन लिविंग में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या फर्क है? देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ग्रोथ इंटरनल होती है। यानी अगर एक सिंपल सी बात मैं करूं, मान लीजिए एक माउस ले लेते हैं। ठीक है, एक चूहा ही है सिंपल सा। ऐसे चूहा बना लेते हैं। ऐसे मान लीजिए एक चूहा है। ठीक है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप देखेंगे कुछ समय बाद इसकी बॉडी साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा हो सकता है अपने ओरिजिनल साइज से। एक ठीक है, तो इसकी बॉडी साइज बढ़ेगी तो आपको दिखेगा। लेकिन इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में आपको ये नहीं पता चलेगा कि चीज़ें कहाँ डिपॉजिट हो रही हैं। मतलब जो ग्रोथ है वो इंटरनल है, बॉडी के अंदर का फैक्टर है। ठीक है, इंटरनल फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है और बॉडी अंदर से हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायमेंशन में एक पर्टिकुलर रेशियो में ग्रो कर रही है। जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सोडियम का क्रिस्टल है, ठीक है, NaCl का क्रिस्टल है जिसकी साइज ये है,
अब ये तो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, तो इसमें ग्रोथ कैसे हो सकती है? हम इसके ऊपर और ज़्यादा डिपोजिशन करें, डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट, इसके ऊपर और ज़्यादा NaCl सॉल्ट का डिपोजिशन करें तो क्या होगा? ये तो अपनी जगह लेयर है ही जो पहले से था, अब इसके ऊपर और लेयर बढ़ते जाएंगे, तो ऊपर से डिपोजिशन होगा तो क्रिस्टल की साइज बढ़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने माउंटेन्स को बढ़ते हुए देखा होगा। ठीक है, ये तो मैंने क्रिस्टल की बात की, NaCl क्रिस्टल है। इसके अलावा माउंटेन, बोल्डर्स, सैंड ड्यून्स, आपने देखा होगा रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स बनते हैं, बालू के टीले बनते हैं। वो टीले आज इतने छोटे हैं, अगले दिन और बालू डिपॉजिट होगा तो काफ़ी ऊंचे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, है ना। तो सैंड ड्यून्स हो गए, और कुछ स्टोन भी होते हैं जिनकी साइज स्लोली बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं जो ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ इनमें भी हो रही है और ग्रोथ आपका लिविंग स्ट्रक्चर में भी हो रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक लिविंग स्ट्रक्चर में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल है। ठीक है, उसके जेनेटिक्स और उसकी फिजियोलॉजी से कंट्रोल हो रहा है और वो इंटरनल है, जबकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ है वो बॉडी के सरफेस पे हो रहा है। आप देख रहे हैं बॉडी के सरफेस पे, ये मान लीजिए अगर ये बॉडी है NaCl का जो क्रिस्टल है, इस सरफेस पे और ज़्यादा मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा है। तो जब मटेरियल बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे डिपॉजिट होगा तो उस डिपोजिशन से उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, इसीलिए ये रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, जो नॉन लिविंग का ग्रोथ है वो रिवर्स हो सकता है, क्योंकि जितना आपने डिपॉजिट किया उतना आप निकाल लेंगे तो उसकी साइज वापस छोटी हो जाएगी। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है ये रिवर्स नहीं हो सकती। एक बार कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया तो वो वापस अपने पुराने साइज में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं इनमें क्या होता है, जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज इंटरनल होता है एंड नॉन रिवर्सिबल, रिवर्स नहीं होता है। जबकि इनमें क्या है, ग्रोथ इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ओवर बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस पे मटेरियल डिपॉजिट होने की वजह से हो रहा है, एंड रिवर्सिबल, ये रिवर्स हो सकता है। ठीक, तीसरा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है इट इज कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से कंट्रोल होती है, प्लस हॉर्मोन्स यानी फिजियोलॉजिकल। जब भी हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं यानी हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स ये दो फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस आपको मिल गया ग्रोथ का लिविंग और नॉन लिविंग में, वो आपके सामने है। ठीक, लिविंग में क्या हो रहा है कि ग्रोथ आपका इंटरनल है और नॉन रिवर्सिबल है, प्लस इसको कंट्रोल करने के लिए जेनेटिक्स और हार्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं। जबकि नॉन लिविंग में आपका ग्रोथ क्या है, एक्सटर्नल है, सरफेस पे मटेरियल डिपोजिशन से हो रहा है और ये रिवर्सिबल है। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख दिया था कि किन किन चीज़ों में आप ग्रोथ देख सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आपको ग्रोथ में क्लियर का डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के ग्रोथ होना जो ये फैक्टर है, देखिए अब अगर आप दोनों को कंपेयर करिए तो नॉन लिविंग के कंपेरिजन में जो लिविंग की ग्रोथ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप बोलेंगे कि ग्रोथ क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी या डिफाइंड प्रॉपर्टी है, तो नहीं है। अगर आप सिर्फ ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग में भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करें कि इंटरनल ग्रोथ होना यानी बायोलॉजिकल ग्रोथ होना, सीधा सा बोले तो बायोलॉजिकल ग्रोथ होना एक डिफाइंड प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी पूछेगा कि ग्रोथ डिफाइंड प्रॉपर्टी है तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे स्पेसिफिक तरीके से पूछ रहा है तब आप उसका जवाब हमें दे सकते हैं। क्लियर, अब इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें भी प्लांट और एनिमल दोनों के ग्रोथ में काफ़ी फर्क होता है। ठीक है, तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लिया जाए कि उन दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। चलिए देखिए,
तो अभी हम लोग जो बात की है कि ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक अलग तरीके से हो रहा है। अब उसमें प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ हो रही है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख लिया है ग्रोथ इन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में जो ग्रोथ है उसको हम दो फेज में देखेंगे, एक हायर ऑर्गेनिज्म के केस में यानी मल्टीसेलुलर, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हम लोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मैंने ले लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, दोनों को हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें आपके एनिमल और प्लांट आ जाएंगे, एनिमल और प्लांट्स, ठीक है। एक तरफ आपके पास एनिमल्स हैं और एक तरफ आपके पास प्लांट्स हैं। तो दोनों के ग्रोथ में क्या फर्क है इस चीज को समझिए। देखिए एनिमल्स में ग्रोथ क्या होती है, एनिमल्स में जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड। ग्रोथ क्या है, डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज्ड यानी ग्रोथ का कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, डीलोकेलाइज्ड ग्रोथ होती है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, ग्रोथ जो है बॉडी के हर एक पार्ट में इक्वल रेशियो में होगा, ठीक है। तो डिफ्यूज का मतलब क्या हो गया, ग्रोथ इन ऑल बॉडी ऑर्गन्स इन पर्टिकुलर रेशियो, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग की बॉडी ग्रो कर रही है, या किसी भी एनिमल की बॉडी को आप देखेंगे तो चेहरा है, हाथ है, पैर हैं, ठीक है, आपका मेन बॉडी ट्रंक है, तो सबका एक रेशियो है। ऐसा नहीं कि हाथ खूब लंबा हो रहा है, बॉडी छोटी रह जा रही है, ठीक है। सबका जो रेशियो है उस कांस्टेंट रेशियो पे ग्रोथ सब में इक्वली हो रहा है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो ग्रोथ है आपका वो लोकेलाइज्ड होता है। ग्रोथ इज लोकेलाइज्ड, यानी जो ग्रोथ के ग्रोइंग सेंटर्स हैं वो फिक्स होते हैं। एनिमल में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन है ग्रोथ का, वहीं पे ग्रोथ होगा, उसको काट दीजिए तो ग्रोथ नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा है, ठीक है। प्लांट्स में ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज लोकेलाइज्ड, दैट इज पोजीशन फॉर ग्रोथ इज फिक्स्ड, ठीक है। ग्रोथ के लिए जो पोजीशन है वो क्या है, फिक्स्ड है। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए एक प्लांट है, ऐसे बना लेते हैं, चलिए। अब ये मान लीजिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम है यहाँ पे, और ये एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है। तो दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। प्लांट में जो ग्रोथ करने वाली सेल्स के ग्रुप होते हैं यानी टिश्यूज होते हैं, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम हो गया क्योंकि टॉप पे है, बीच बीच में है, तो इंटरकैलरी हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसी तरीके से इलोंगेटेड होगा यानी बॉडी के एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वो आपका क्या होगा, लेटरल मेरिस्टेम होगा, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक। अब तीनों का ग्रोथ में अलग अलग रोल है। जैसे एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट लगातार ऊपर लंबाई में बढ़ता रहेगा। तो आप देखते हैं पौधा लंबाई में बढ़ते जा रहा है, लेकिन अगर ऊपर का टिप काट दीजिए, तो आपने टिप काटा मतलब एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव कर दिया, और जब एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव कर दिया तो अब वो ग्रोथ करने लायक रहा नहीं, तो इसलिए लंबाई में ग्रोथ रुक जाएगी और साइड वाले ब्रांचेस बढ़ने शुरू कर देंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्लांट में ग्रोथ के लिए जो लोकेशंस हैं या पोजीशन है वो फिक्स होते हैं, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए प्लांट में ग्रोथ कैसा है, लोकेलाइज्ड है, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको एनिमल और प्लांट में एक डिफरेंस मिला। दूसरा डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, एनिमल में जो ग्रोथ होती है, ठीक है, एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो एक पर्टिकुलर उम्र तक हुई होती है, एक पर्टिकुलर एज तक होती है, यानी उसके बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसीलिए हम स्पेशली जो बॉडी का हाइट है वो रुक जाता है। ऐसे इंसानों में ही आप देखिए कि बॉडी की हाइट कहते हैं ना 18 से 20 साल तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो ग्रोथ, जो एनिमल की ग्रोथ है वो कैसी है, ग्रोथ इज डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट ग्रोथ है, दैट इज
happens up to particular एज, एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जबकि प्लांट में क्या है, ग्रोथ इज इनडेफिनिट। ठीक है, प्लांट में ग्रोथ क्या है, इनडेफिनिट, यानी पूरी लाइफ टाइम बढ़ते हैं, पूरी लाइफ इनकी ग्रोथ होती रहती है। आप कोई भी प्लांट देखिए वो पूरी उम्र धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हाँ, एक फैक्टर आपको मिलेगा कि उम्र के साथ जो ग्रोथ करने की स्पीड है वो कम हो जाती है। जैसे शुरू में आप एक आम का पेड़ ही लगाइए तो शुरू में उसकी जो ग्रोथ की रेशियो होगी या स्पीड होगा वो बहुत फास्ट होगा, लेकिन स्लोली स्लोली जैसे जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वो ग्रो तो करेगा लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर पूरे लाइफ बढ़ते रहते हैं, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं है, एक सर्टेन एज तक है। तो इसलिए एनिमल की ग्रोथ को हम लोग डेफिनेट बोलते हैं और प्लांट की ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंस हो गए प्लांट और एनिमल के ग्रोथ के केस में। क्लियर। अब अगर हम मल्टीसेलर इन ऑर्गेनिज्म, जितने भी हम ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं ये मल्टीसेलर हैं, अगर इनको हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें, जैसे यूनिसेलर में आप एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल आपका अमीबा, ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, या बैक्टीरिया भी ले सकते हैं। ठीक है, एटसेट्रा, ये आपके यूनिसेलर हैं। अब इनमें और इनकी ग्रोथ में क्या फर्क है, इस चीज को हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम मल्टीसेलर के ग्रोथ को यूनिसेलर के साथ कंपेयर करें तो हमें क्या फर्क मिलेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है। ठीक है, ये एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और उस बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स होंगे, तो हम लोग कुछ सेल्स बना लेते हैं चूंकि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। तो एक सेल मान लीजिए यहाँ है, एक यहाँ है, दिस इज 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 सेल से इसकी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें अगर हम ग्रोथ कराएं तो बॉडी साइज बढ़ी। ठीक है, बॉडी साइज क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगे, नए सेल्स ऐड होंगे, सेल्स का नंबर बढ़ेगा, इसीलिए बॉडी साइज बढ़ेगी। तो सेल्स आपको डिवीजन के द्वारा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक, तो देखिए क्या हुआ कि बॉडी साइज में ग्रोथ तो हुई और ग्रोथ होने के साथ साथ बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, लेकिन नंबर ऑफ बॉडी तो अभी भी एक ही है। ठीक है, पहले भी एक ही बॉडी थी और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के बाद भी क्या है, एक ही बॉडी है। यानी यहां पे सेल डिवीजन के साथ साथ इंडिविजुअल के नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है भाई, सेल्स डिवीजन कर रहे हैं, पहले भी एक ही इंडिविजुअल था क्योंकि एक बॉडी है, अभी भी एक ही इंडिविजुअल है, एक ही बॉडी है, बस उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए। यानी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं बढ़ते हैं। लेकिन यूनिसेलर में क्या होता है, अब मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा एक सिंगल सेल है, तो ये अकेला इंडिविजुअल है, वन इंडिविजुअल। एक अकेला इंडिविजुअल है। अब जब ये एक अकेला इंडिविजुअल है और इसमें सेल डिवीजन होगा यानी ग्रोथ होगी, तो भाई ऑब्वियसली सेल डिवाइड करेगा ही, लेकिन वो सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी और सेपरेट हो जाएंगी तो 1 से 2 अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, और डिवीजन होगा तो 2 से 4 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे। तो सेल डिवीजन यहां पे भी हो रहा है, यानी ग्रोथ यहां पे भी हो रही है, लेकिन ग्रोथ होने के साथ साथ एक इंडिविजुअल सब कितने हो गए, 4 इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये फर्क आपको मिलेगा कहां, यूनिसेलर और मल्टीसेलर के केस में। मल्टीसेलर में क्या है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन के बाद भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम है, यानी ग्रोथ को हम रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, जबकि यूनिसेलर में क्या है, ग्रोथ होने के साथ साथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं यानी रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। भाई रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि जब एक इंडिविजुअल अपने जैसा एक और इंडिविजुअल बना ले,
तो उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल डिवीजन कर रही है और नए नए इंडिविजुअल्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि बॉडी यूनिसेलुलर है। इसीलिए यूनिसेलुलर के केस में लिखा जाता है, हम लोग बोलते हैं कि यूनिसेलुलर के केस में क्या होगा, ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन। ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन। जो ग्रोथ है वो रिप्रोडक्शन के सिनोनिमस मान सकते हैं यूनिसेलुलर के केस में। मल्टीसेलुलर के केस में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की ग्रोथ में, और यही रीजन होता है कि हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं इमॉर्टल, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं हमारे, इमॉर्टल होते हैं, यानी ये मरते नहीं है, नेचुरल डेथ नहीं होती है। इमॉर्टल का मतलब ये नहीं कि नहीं मरते हैं, मारेंगे तो मर ही जाएगा, लेकिन नेचुरली नहीं मरता। नेचुरली मतलब एक इंडिविजुअल की अगर आप नेचुरल डेथ की बात करिए तो वो जैसे पैदा हुआ, ग्रो हुआ, एजिंग हुई, फिर उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो गई, वो डेड कर गया। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है ना, इमॉर्टल है, क्योंकि नो नेचुरल डेथ, ठीक है। नेचुरल डेथ नहीं होता है। क्यों नेचुरल डेथ नहीं होता है? क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए ये अमीबा ही था, अब ये इंडिविजुअल है, ये बूढ़ा होने से पहले क्या होगा, डिवाइड कर जाएगा। डिवाइड करेगा तो फिर दो नए सेल्स बना लेगा, जिनकी लाइफ फिर से रीगेन हो जाएगी, दोबारा उनको लाइफ मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये अपनी लाइफ को रीगेन करते रहते हैं सेल डिवीजन से, ठीक। तो और ये जो डिवीजन का तरीका होता है ये बिल्कुल नॉर्मल माइटोसिस ही होता है, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। सिर्फ बैक्टीरिया एक अलग है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन अगर वो यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है तो उसमें माइटोसिस और मियोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ग्रोथ। अब इसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। चलिए, तो देखिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या है अभी मैंने बताया, ठीक है, इसके पहले कि जब भी एक इंडिविजुअल अपने जैसा और इंडिविजुअल बनाता है, यानी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, यानी रिप्रोड्यूस होना, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को बनाना, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यंग वन बाय प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से मौजूद हैं। तो पहले से मौजूद इंडिविजुअल, ठीक है, जब रिप्रोड्यूस होंगे यानी अपने जैसे इंडिविजुअल्स बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। अब आप जानते हैं रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होता है, तो खैर हमें यहाँ उस मैकेनिज्म की बात नहीं करनी है, हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी के तौर पे इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि रिप्रोडक्शन इज ओनली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, रिप्रोडक्शन इज ओनली फाउंड इन लिविंग बींग्स। सिर्फ लिविंग बींग्स में आपको रिप्रोडक्शन मिलेगा, कोई भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। आपके पास ऐसा नहीं, कार है, मोटरसाइकिल है, या जो भी है, ईंट पत्थर जो भी है, वो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, ये एक सच है। लेकिन फिर भी हम रिप्रोडक्शन को डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, उसका रीजन ये है, बट some living individual never reproduce। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। सम लिविंग इंडिविजुअल्स नेवर रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, स्टेराइल है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन कौन ऐसे हैं, जैसे स्टेराइल कपल। बहुत सारे कपल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसका मतलब दे आर स्टेराइल, तो वो तो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो एक्सेप्शनल केस हो गया। प्लस वर्कर हनी बी, जो वर्कर फीमेल्स होती हैं हनी बी में, ठीक है, स्पेशली ये फीमेल्स होती हैं, ये स्टेराइल होती हैं, ठीक है। तो ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करती, जब स्टेराइल है तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसी तरह से टर्माइट में जाएंगे तो वर्कर टर्माइट्स,
टर्माइट्स भी जो वर्कर होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं म्यूल। म्यूल आप जानते ही हैं, खच्चर बोलते हैं, ठीक है, हाइब्रिड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स, तो ये भी रिप्रोड्यूस नहीं होता। इसी तरह से एक हाइब्रिड बनाया गया है टाइगर और लायन का, जिसको लाइगर बोलते हैं, ठीक है, लाइगर। तो लाइगर इज हाइब्रिड ऑफ लायन एंड टाइगर, तो ये भी रिप्रोड्यूस नहीं होते। तो इस तरह से कुछ इंडिविजुअल नेचर में पाए जाते हैं जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो इनके इस बिहेवियर की वजह से, ये इन एक्सेप्शंस की वजह से जो रिप्रोडक्शन का रूल है वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो रहा है। और जब पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगा तो हम उसको फंडामेंटल या डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। और यही रीज़न होता है कि रिप्रोडक्शन को हम लोग नॉन डिफाइंड प्रॉपर्टी मानते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला जो कैरेक्टर है, रेस्पॉन्स एंड कॉन्शियसनेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है रेस्पॉन्स एंड कॉन्शियसनेस। तो रेस्पॉन्स और कॉन्शियसनेस ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस है, पहले दोनों की बात करते हैं। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्स का मतलब होता है टू रिएक्ट विथ एनवायरमेंटल स्टिमुलस। स्टिमुलस बोलिए या एनवायरमेंटल चेंजेस बोलिए। जैसे अभी आपको डर लग जाए तो क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, जिसको आप गूज बम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हर एक लिविंग स्ट्रक्चर, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टीसेलर हो, इवन एक सिंगल सेल में भी ये देखा गया है कि एक सिंगल सेल जिसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो भी रेस्पॉन्स शो करती है, ठीक है। तो रेस्पॉन्स लिविंग स्ट्रक्चर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कभी भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर में आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो अपने इन्वायरमेंट से रिएक्ट होना, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज होने से उस पर असर पड़ना, उसके लिए रिएक्शन देना, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज होना, पीएच में चेंज होना, या कोई भी मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं तो उसके प्रति जो रिस्पॉन्स है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसी में आती हैं। अब इस रिस्पॉन्स से फ़ायदा क्या होता है? देखिए जैसे एक बच्चे को हम सिंपल सा ले लें, एक छोटा सा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, तो चीज़ें समझने लायक हुआ, लेकिन अभी उसको कुछ पता नहीं है। उसको आप आग जला के भी रख देंगे तो उसको वो पकड़ने जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको वो बस आग दिख रही है और उसके लिए वो अपना रिस्पॉन्स क्या शो कर रहा है, उसको अच्छा दिख रहा है तो वो उसको पकड़ने जा रहा है। लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि हम इसको पकड़ेंगे तो जल जाएंगे। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपको ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि अब हम उसको पकड़ेंगे तो जल जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्क होता है रिस्पॉन्स और कॉन्शियसनेस में। यानी आप चीज़ों के प्रति अपना रिएक्शन दे रहे हैं, दिस इज सिंपल रिस्पॉन्स, लेकिन उस रिस्पॉन्स से आपने क्या सीखा, आप कितने अवेयर हुए, तो दैट अवेयरनेस है ना, वो जो रिस्पॉन्स है, अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है, दैट अवेयरनेस इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। तो ये सिंपल सा फर्क हो जाता है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या रहा? अवेयरनेस, ठीक है, आप अवेयर हो जाते हो अपनी चीज़ों के प्रति, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लिविंग स्ट्रक्चर, उनमें दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, एक एनिमल और एक प्लांट, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या है? ओनली रेस्पॉन्स, ठीक है। प्लांट क्या शो करता है? ओनली रेस्पॉन्स। प्लांट्स में सिर्फ रेस्पॉन्स होते हैं, उनमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि उनमें नर्वस सिस्टम नहीं है। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। तो प्लांट में नर्वस सिस्टम ना होने की वजह से वो कभी उस चीज़ों से सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ तुरंत एक्शन जो होगा उसके प्रति जो भी रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्स है वो शो करेंगे, ठीक है, लेकिन वो इमीडिएट रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे और ना ही उनसे कोई चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। तो ये चीज़ हो गया। जबकि एनिमल की बात करें, एनिमल में नर्वस सिस्टम है, तो इसीलिए एनिमल्स में आपको दोनों मिलेगा, रेस्पॉन्स भी एंड कॉन्शियसनेस, दोनों आपको मिलेगा। तो रिस्पॉन्स भी मिलेगा और कॉन्शियसनेस भी मिलेगा, क्योंकि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आप याद रखिएगा प्लांट और एनिमल के केस में, इसको लेकर के। तो मैंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं सब में क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है, और ये रिस्पॉन्स इंटीग्रेटेड सिस्टम में वर्क करता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्स वर्क इन इंटीग्रेटेड सिस्टम,
यानी ये सिर्फ एक ऑर्गन से नहीं हो रहा है। अगर आपका बॉडी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स बॉडी में रिस्पॉन्स कभी एक सिंगल ऑर्गन से जनरेट नहीं होता है, ठीक है, उसके पीछे कई ऑर्गन काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ कुछ गलत लिख दिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो सबसे पहले मेरी आंखें उस पर जाएंगी, ठीक है, आंखें उसे रीड करेंगे, अरे यहाँ कुछ गड़बड़ है, और साथ ही साथ ब्रेन उसको एनालाइज करेगा। तो आंखें और ब्रेन दोनों इन्वॉल्व हुए। अब जब आंखें ब्रेन दोनों इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगी, मैं थोड़ा सा डर जाऊंगा कि अरे मैंने गलत लिख दिया, वीडियो के सामने, कैमरे के सामने मैंने क्या किया, गलत लिख दिया, है ना। तो उसके वजह से क्या होगा, फिर मेरे हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट होंगे, मेरे अंदर एड्रेनलिन रिलीज होना शुरू होगा, जो मुझे इमरजेंसी रिस्पॉन्स से बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होंगी। फिर मैं उसको क्या करूँगा, दिमाग क्लिक करेगा, मैं उसको फिर से मिटाऊंगा हाथ से और वापस सही करेक्ट करके लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो जो मैंने रिस्पॉन्स दिया एक गलती होने पे, उसमें क्या रहा, इंटीग्रेशन रहा कई बातों का, ठीक है। तो इसीलिए ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में वर्क करने वाला पार्ट है, खासकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के केस में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए, अब अवेयरनेस की बात हम लोग कर रहे थे, कॉन्शियसनेस की, जो भी एक्सपीरियंस हमने इससे लिया, उससे हमने रिस्पॉन्स से उससे हम अवेयर हुए। अब अवेयरनेस भी दो तरह की हो सकती है, अवेयरनेस यानी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस यानी कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस दो तरह की हो सकती है, एक तो नॉर्मल कॉन्शियसनेस ही बोल सकते हैं, और दूसरा होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क है, कॉन्शियसनेस का मतलब रहा अवेयर तो हैं, लेकिन किसके लिए, अवेयर ओनली टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है हम सिर्फ उसके लिए अवेयर हैं, हमें ये पता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है, इससे हमें नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, या कोई दूसरा एनिमल है वो हमें फ़ायदा कर दे सकता है, नुकसान दे सकता है, क्या है ये हम इसमें रखते हैं, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना, टू नो अबाउट देमसेल्फ, खुद के बारे में जानना, टू नो अबाउट देमसेल्फ, ये होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए इंटेलिजेंसी चाहिए, और ये सिर्फ इंटेलिजेंसी किस में है, ह्यूमंस में। तो ओनली फाउंड इन ह्यूमन, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन ही अच्छी तरह से जानता है कि वो क्या है और वो क्या कर सकता है। बाकी एनिमल्स में सिर्फ कॉन्शियसनेस है, यानी वो बाहर की चीज़ों को जानते हैं, खुद के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस किस में मिलेगा, सब में मिलेगा, ठीक है, फाउंड इन ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स में आपको कॉन्शियसनेस मिलेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैंने यहाँ पे बात किया कि सभी एनिमल्स में कॉन्शियसनेस है, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो ह्यूमन में पाई जाती है, यानी ह्यूमन में दोनों है। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन में क्या है, कॉन्शियसनेस है या सेल्फ कॉन्शियसनेस है, तो ह्यूमन में दोनों है, क्योंकि ह्यूमन इज ऑल्सो सोशल एनिमल, है ना। तो उसमें कॉन्शियसनेस तो है ही, वो बाहर के बारे में भी जान रहा है, लेकिन वो खुद के बारे में भी जान रहा है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आर अवेयर अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज अबाउट देमसेल्फ ऑल्सो। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों है। लेकिन अगर आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि शेर यानी लॉयन या टाइगर वो अपने बारे में जान जाए कि यार मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मुझसे इंसान भी डरता है, तो दुनिया में शायद उनका राज होगा, है ना। तो इसीलिए वो अपने बारे में नहीं जानते हैं, वो सिर्फ अपने चीज़ों के आसपास की चीज़ों को जानते हैं और उसी से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए वो उतने चालाक नहीं हैं जितने कि इंसान होते हैं, क्लियर। तो ये फ़र्क हो जाता है आपका कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियस में। अब यहाँ पे एक सवाल है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर एक इंसान जो कि कोमा में है और आपकी किताब में उसको लिखा है ब्रेन डेड, हालांकि मेडिकली ब्रेन डेड का मतलब कुछ और होता है, ठीक है, वो एक गलत तरीके से लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो अगर एक इंसान कोमा में है और वो लाइफ सपोर्टेड सिस्टम में है, ठीक है, यानी वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको ऑक्सीजन पंप लगा रखे हैं और सारी मशीनें जोड़ रखे हैं ताकि बॉडी वर्क करे, तो क्या हम उसको लिविंग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो देखिए वहाँ पे क्या है कि वो पर्सन जो कोमा में है वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स शो नहीं कर पा रहा है,
ठीक है, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं लेकिन इंटरनल बॉडी पार्ट काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन उसके काम कर रहे हैं जिससे वो जिंदा है और उसके अंदर का मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ठीक है। प्लस और दूसरे लाइफ को सपोर्ट करने वाले जो उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। प्लस इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो लोग कोमा में होते हैं, अगर टॉर्च उनकी आंखों पे जलाया जाए तो उनकी प्यूपिल में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है, तो आंखें रिस्पॉन्स शो कर रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बॉडी में पूरी तरह से रिस्पॉन्स खत्म नहीं हुआ है। तो लाइफ सपोर्टेड सिस्टम में अगर कोई कोमा में है तो उसको हम लिविंग ही मानेंगे, उसको हम नॉन लिविंग नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्यों हम उसको लिविंग मानते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स एंड कॉन्शियसनेस। तो ये हम लोग का वीडियो का दूसरा पार्ट खत्म हुआ। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन की शुरुआत करेंगे और उसकी बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू।